सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर होगा बेलारूस। अच्छा, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस साल जो 24वीं बैठक है, जो भी 3 और 4 जुलाई 2024 को हुई, कहां पे हुई? कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में हुई। जहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि इस बैठक में भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं, तो इस बार मोदी जी ने हिस्सा नहीं लिया। तो फिर यहाँ पे भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? हमारे जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ये हम पढ़ चुके हैं। और अभी यहीं पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है बेलारूस, जो कि अभी तक इसका पर्यवेक्षक देश था, यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री हुआ करता था, अब फुल टाइम मेंबर बन गया है। और इसी तरह से आपको याद होगा पिछले साल 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर बना था ईरान, और अभी 2024 में बेलारूस इसका 10वां सदस्य बन गया है। ये आपको याद रखना है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले साल जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 25वीं बैठक होगी, अभी 24वीं बैठक हुई है, अगले साल 25वीं होगी। कहां पे होगी? वो चाइना में होगी। इस बार कहां पे हुई है? कजाकिस्तान में हुई है। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। और ये पॉइंट और ध्यान रखो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2024-25 के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना है? चाइना के किंगदाओ शहर को। पिछले साल आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बना था भारत का वाराणसी। तो हर साल किसी न किसी अलग शहर को चुना जाता है इसके मेंबर कंट्रीज में से ही। तो इस बार चुना गया है चाइना के किंगदाओ को। पिछली बार पहली बार चुना जाना शुरू किया गया था और पहली बार वाराणसी को चुना था। अब ये तो हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया। अभी यहां से क्या क्या स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं, पहले हम देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। और इस बार इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ, उसके स्टैटिक देखेंगे। और बेलारूस को इसमें शामिल किया गया 10वें मेंबर के रूप में, तो उसके स्टैटिक देखते हैं। तो देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, लेकिन तब इसे शंघाई 5 के नाम से जानते थे। फिर इसमें उज्बेकिस्तान बाद में शामिल हुआ और 2001 में इसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़े थे और इस तरह से इसमें 8 मेंबर हो चुके थे। लेकिन पिछले साल नवा मेंबर बना ईरान और इस बार बेलारूस इसका 10वां मेंबर बन गया। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके सेक्रेटरी जनरल झांग मिंग है, ये चाइना के हैं। इस बार इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ, तो उसके स्टैटिक भी देखते हैं। ये रहा मैप में कजाकिस्तान। कैपिटल होती है अस्ताना, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे, प्रधानमंत्री हैं ओल्जास बेक्टेनोव और प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्ट टोकायेव। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावा अभी यहाँ पे 10वां सदस्य बनाया ना इसका बेलारूस, तो आप बेलारूस के स्टैटिक भी देखो। पहले मैप में देखो, ये रहा बेलारूस। कैपिटल होती है इसकी मिन्स्क और करेंसी है बेलारूशियन रूबल। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनमें अभी नए सदस्य देश जुड़े हैं, जैसे कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी 32 नंबर का नवीनतम सदस्य बना है स्वीडन। इससे पहले 31 नंबर का बना था फिनलैंड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी 100वां पूर्ण सदस्य बना है पराग्वे। G20 का नवीनतम सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन, जब पिछले साल इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। इस बार इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है ये आप लोग बताएंगे और कौन सा संस्करण है। बाकी आसियान का 11वें नंबर का सदस्य बना है ईस्ट तिमोर। अभी ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भैया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहले 5 सदस्य कौन कौन से बने? एक तो सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, ईरान और इथोपिया। लेकिन प्रश्न एग्जाम में अभी तक क्या आ रहा है कि कौन सा सदस्य शामिल नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब 1 जनवरी 2024 को 6 होने वाले थे सदस्य देश, लेकिन एक ने मना कर दिया। वो कौन सा देश है? वो अर्जेंटीना है। और ये और ध्यान रखो कि यूरो बनाने वाला 20वां सदस्य देश कौन सा है, तो आंसर होगा क्रोएशिया। तो ये तो मैंने आपको मेरे हिसाब से बता दिया। अगर आपको फिर भी लगता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हमसे छूट गया है जिसमें भी कोई नया सदस्य देश बना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट जरूर रीड करूंगा
और उसे इस शीट में अपडेट करूंगा। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? मोहन यादव। अभी उन्होंने 7 दिनों में जनता के लिए सड़क समस्याओं को हल करने के लिए भोपाल से इस लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो और सड़कों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट करिए, उसके बाद 7 दिनों में आपकी समस्या हल कर दी जाएगी और आपकी समस्या की जो भी प्रोग्रेस हुई होगी उसका अपडेट आपको इस एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा। अच्छा चलो आज मैं आपको मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश और कैपिटल इसकी भोपाल होती है, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में 1 PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। यहाँ पे बैग लेस स्कूल पहल शुरू हुई थी। अभी प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा यहाँ पे शुरू हुई थी। लाडली बहना योजना यहाँ पे चलती है और मध्य प्रदेश ने कहा था कि वो बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील। उसके अलावा आपको याद होगा देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? तो आंसर होगा प्रसादम है, जो कहां पे लॉन्च हुई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस ये कहां पे स्थापित होगा? ये भी उज्जैन में ही, IIT इंदौर की सहायता से। और देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पे बनेगा? ये भी उज्जैन में ही। और कुछ स्टैटिक की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, राजकीय पक्षी दूधराज है, राजकीय वृक्ष बरगद का है, यहाँ का राजकीय खेल मल्लखंब है, पुष्प सफेद लिली हो गया और मछली है महाशीर। यहीं पे आपको खजुराहो का मंदिर मिलेगा छतरपुर में, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था पंचायतन शैली में और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। 1986 में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं भी यहीं पर हैं, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहाँ पे आपको पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये सब मिलेंगे। अच्छा यूं बताओ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा धूपगढ़। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर BN गंगाधर को। तो भारत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए अभी डॉक्टर BN गंगाधर को नेशनल मिशन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा इनके अलावा डॉक्टर संजय बिहारी को मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग्स बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बोर्ड देश भर के चिकित्सा शिक्षाविदों के मानकों के मूल्यांकन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 में हुई थी। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। ऑप्शन में देखो जरा, CS शेट्टी अभी हमने पढ़ा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन है ये। विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव बनाए गए और भरत लाल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये महासचिव हैं। इनका भी कार्यकाल फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइस आगे क्वेश्चन में बढ़े उससे पहले मैं आपके 2 मिनट लूंगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं काफी समय से उनको पता है हमारी एक एप्लीकेशन है क्रिक एग्जाम नाम से, जिसमें मैं आपको फ्री में PDF और क्विज वगैरह प्रोवाइड करता हूं। लेकिन फिर मैंने क्या किया था, जो पुरानी एप्लीकेशन है उसको हटा करके नई एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया था ताकि कुछ और अच्छे फीचर्स आपको दिए जा सके। उसके लिए मैंने अपनी जेब से पैसा भी इन्वेस्ट किया, सब कुछ टाइम लिया। आप लोगों ने टाइम भी दिया कि भाई मैंने कहा 1 महीना चाहिए, 10-15 दिन चाहिए। आप लोगों ने कहा कोई बात नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, एप्लीकेशन भी आ चुकी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही ऐसा गड़बड़ हुआ मामला कि सब चौपट हो गया। प्ले स्टोर की तरफ से कुछ उन्होंने बताया कि पॉलिसी में इश्यू आ गए और उस कारण से आपकी जो एप्लीकेशन है वो ब्लॉक कर दी जाती है। मतलब उन्होंने वहां से उसे ब्लॉक कर दिया या डिलीट कर दिया, जो फिर प्ले स्टोर से गायब हो गई एप्लीकेशन। फिर जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन बनाई, जो डेवलपर हैं, मैंने उनको कांटेक्ट किया, भैया आपने पैसे ले लिए पूरे, मेरे हाथ में कुछ आया नहीं। पुरानी एप्लीकेशन है वो भी मैंने डिलीट करवा दी। भाई नई बन गई तो पुरानी का क्या करेंगे? और ये नई भी गई हाथ से, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा, पैसे भी गए, एप्लीकेशन भी गई। फिर उन्होंने कहा कि बात चल रही है, कुछ समय दीजिए, इतना समय दीजिए, इतना समय दीजिए। 2-3 बार समय मांगा। हमने धैर्य रखते हुए चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और कल वो दिन था जब एप्लीकेशन आने वाली थी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था
वो इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि जब भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आगे से मुझे वो बताते हैं कि इतना समय लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब फिर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई समय तो पूरा हो गया, फिर वो कहते हैं नहीं अभी इतना दिन का और बोल रहे हैं। अब फिर वो आपको बताने मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं इस बार। लेकिन कल वो दिन था जब एप्लीकेशन आने वाली थी, कल या परसों वाला दिन जो निकल गया, लेकिन एप्लीकेशन नहीं आ पाई। मैं आपको उनका मैसेज दिखा रहा हूं जो मेरी उनसे बात हुई थी। अब मेरे को पता चल गया, इसका मतलब तो बात साफ है, वो कह रहे हैं फिर से कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो बात साफ है, आप कोशिश करते रहो। प्ले स्टोर वाले नहीं करेंगे, उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है, लाखों एप्लीकेशन है, तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार उन्होंने डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, अब किस्मत है आ जाए तो, क्योंकि इनकी मोनोपोली है ना, गूगल वालों की मोनोपोली है। आप देखोगे जितनी भी एप्लीकेशन है उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर। अगर आईफोन वालों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी एंड्रॉइड्स हैं कहां से इंस्टॉल करेंगे? प्ले स्टोर से। तो इनकी मोनोपोली है, तो ये अपना राज चलाते हैं, जो मर्जी आती है वो करते हैं, पॉलिसी के नाम पे जब चाहे जिसको बंद कर देते हैं। तो लगता है इस बार अपन शिकार हो गए इनकी इस दादागिरी का। तो फिर मैंने इनको बोल दिया कि आप वक्त मान रहे हो तो इस बार भी जरूरी नहीं है वक्त पूरा होने के बाद फिर से कुछ हो जाए। मेरे ख्याल से अब वापस नहीं आने वाली एप्लीकेशन। तो इसके अलावा कुछ और समाधान हो तो बता दो, क्योंकि मेरे तो जेब से पैसे चले गए। आप कैसा भी कुछ भी समाधान हो वो मुझे करके दो। तो उन्होंने 2-4 दिन का वक्त मांगा है, फिर देखते हैं क्या बताते हैं वो, और मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप जितने परेशान हो उससे ज्यादा परेशान मैं हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा पेटीएम ने। तो अभी पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उसने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना को शुरू किया है। तो इसमें हर महीने 35 रुपए देने होंगे और फिर आपको कई तरह के इसमें फायदे मिलेंगे, जैसे कि आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन यानी कि फोन पर सलाह ले सकते हो। मेडिकल स्टोर पर जब आप दवाइयां लेने जाओगे तो उसके दामों पे आपको छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ओपीडी की सुविधा ले सकते हो। कोई हादसा हो जाए, प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, उसके कारण से अगर आपके बिजनेस में रुकावट आ जाती है तो आर्थिक रूप से आपको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। तो इस तरह से कई तरह के फायदे आपको मिलेंगे। तो ये है हेल्थ साथी योजना जो शुरू की है पेटीएम ने। पेटीएम की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में और नोएडा यूपी में मुख्यालय है। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। आपको याद होगा अभी पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर दिया गया था, और उससे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया, आरबीआई ने बंद कर दिया। और पेटीएम पेमेंट बैंक से भी एक प्रश्न बनता है कि यूपीआई लाइट सुविधा को शुरू करने वाला ये पहला बैंक बना था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पी गीता को। तो लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता है पी गीता, जिनको पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? विंग्स केरल के द्वारा। विंग्स मतलब हो गया वुमेन्स इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थ्रू स्पोर्ट्स। और पी गीता को उनकी कृति आन ठचुकल, जो कि एमटी वासुदेवन नायर की पटकथाओं का विश्लेषण है, उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पे 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज करवाऊंगा। ये शीट मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूं, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो पहली बार स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रहे हैं हमसे, तो वो बिल्कुल ध्यान से देखना और साथ साथ बोलने की कोशिश करना, चाहे आपको ये याद नहीं है। लेकिन बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको भी ये दूसरे स्टूडेंट्स की तरह याद हो जाएगी। लेकिन पहले हम ऑप्शन से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि डॉक्टर उषा ठाकुर, अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला था। संजना ठाकुर, 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला था। और अरुंधति रॉय, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 मिला। अच्छा, क्वेश्चन में हमने क्या देखा? अभी पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार मिला इनको, पी गीता को। और सरस्वती से याद आएगा आपको, अभी जो 33वां 2023 के लिए जो 33वां सरस्वती सम्मान है वो अभी किसे मिला था? यह आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका उत्तर अभी मैं लास्ट में दूंगा भी सही आपको, लेकिन अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है। बाकी चलो मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो अभी सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, ये मिला अभी श्रीनिवास आल कुलकर्णी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी विक्टरसन को मिला।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला। जर्मन की लेखिका हैं, उनके उपन्यास काइरोस के लिए और ट्रांसलेटर अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024, ये ग्रीन ऑस्कर इसको कहते हैं, ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला, असम से हैं ये। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, यह आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। और किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को और 2023 के लिए बिल गेट्स को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पाउलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल टेलाग्रेन को। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को और 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। उसके अलावा मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिना प्रिस्कोवा को मिला, चेक रिपब्लिक की हैं। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलासियो को मिला, निकारागुआ से हैं। 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 58वां संस्करण था, 2 जनों को मिला था, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मुझे पहचानों के लिए और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रविकन को मिला। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्लामुत्तु को मिला। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को मिला। और पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार 2024 हमने पढ़ा, अरुंधति रॉय को मिला। और जो आरती हैं उत्तर प्रदेश की हैं, ये ऑटो चालक है। अभी इनको जो ब्रिटेन के किंग हैं, किंग चार्ल्स तृतीय, उनसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। और ये भी मैंने आपको बता दिया, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 अभी किसे मिला, संजना ठाकुर को मिला, इनके उपन्यास ऐश्वर्या राय के लिए। तो लगभग मैंने आपको यहाँ पे 35 इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिवाइज करवा दिए इसे एक क्वेश्चन में, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और गाइज, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। अगर मेहनत अच्छी लगती है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो इसे लाइक जरूर करना। लाइक करने के लिए सिर्फ वीडियो को आपको टच करना होता है, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी आपसे जुड़े हुए हों, टेलीग्राम पे तो जुड़े ही होंगे, तो एक बार यार शेयर जरूर कर देना। मुझे भी अच्छा लगेगा जिस तरह से आपको अच्छा लगता है ये कंटेंट पढ़ करके। और बस मैं आपसे कहता हूं कि जो भी कंटेंट मैं आपको देता हूं रेगुलर रहो। आपके जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है या वनडे जो भी एग्जाम है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप कमेंट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी एग्जाम दे करके आते हैं तो वो कमेंट करते हैं कि इतने प्रश्न आए, उतने प्रश्न आए। बहुत सी बार तो मैं उनके कमेंट्स को हाईलाइट भी करता हूं कम्युनिटी में पोस्ट डाल करके, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आए, उनको भी अच्छा फील हो, वो भी मोटिवेटेड फील करें कि हाँ, जहां पर भी वो पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं। बस जरूरत है तो उनको रेगुलर रहने की और रिवीजन करते रहने की। जितना पॉसिबल होता है मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। बाकी सारी चीजें तो आपको रिवाइज नहीं करा सकता, लेकिन उसके लिए मैंने एक अलग से क्लास स्टार्ट कर रखी है, करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। जनवरी से लेके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 10 से 11 मिनट की डेली आपकी क्लास लेता हूँ, तो वो क्लास आप जरूर देखें, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने हैं, तो आंसर होगा नवीन चंद्र झा। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने नवीन चंद्र झा को अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। वे किशोर कुमार पोलू दासू का स्थान लेंगे। बाकी देखो, ज्योति विज ये अभी फिक्की की डायरेक्टर जनरल बनी है। संजीव पुरी 2024-25 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेड बने। और दिलीप संघानी इफ्को के अभी अध्यक्ष बने थे। इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें, स्थापना होती है 2009 में और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है, तो आंसर होगा हेमंत सोरेन। तो अभी झारखंड के जो गवर्नर हैं कौन, सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने हेमंत सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है।
और ये तीसरी बार है जब ये झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। पहली बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे 2013 में, फिर दूसरी बार 2019 में बने थे, और अभी फिर इस साल की स्टार्टिंग में हमने देखा मनी लॉन्ड्रिंग के कारण, जमीन घोटाले के चलते उन्हें जेल जाना पड़ा था, और जेल जाने से पहले उन्होंने अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बने थे और अभी वो जमानत पर रिहा हो गए हैं और अभी उन्होंने तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वे इस तरह से आप देखोगे तो झारखंड के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। उनसे पहले चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और अब कह सकते हो चंपई सोरेन मात्र 153 दिनों तक के लिए मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, एक काम करता हूं, अभी आप देखोगे दिसंबर से अभी तक ये पिछले 6-7 महीने में बहुत सारे राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे इलेक्शन हुए और मुख्यमंत्री बने, कहीं पे नए बने, कहीं पे वही रिपीट हो गए। तो सारे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार, लेकिन उससे पहले झारखंड से कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो पहले आप मैप में देखो, ये रहा झारखंड और मुख्यमंत्री हमने कहा हेमंत सोरेन बन गए, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड की कैपिटल होती है रांची और यहाँ पे आपको बेटला नेशनल पार्क मिल जाएगा। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 81 है। राज्यसभा की 6 हैं, लोकसभा 14 है। आपको याद होगा भी भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन प्लांट की स्थापना कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा झारखंड में। अभी पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना यहीं पे शुरू हुई थी। अभी हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना की जो आयु है उसको 60 वर्ष से घटा के 50 वर्ष कर दिया था। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। चलो, मुख्यमंत्रियों के नाम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो भी नए बने हैं। जैसे कि राजस्थान में अभी इलेक्शन हुए थे दिसंबर में ही और यहाँ पे नई सरकार आ गई। पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, तो नए मुख्यमंत्री बन गए। कौन? भजन लाल शर्मा। उसी तरह से मध्य प्रदेश में नए बने मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, सिक्किम में फिर से आ गए प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा में नायब सैनी बने और हरियाणा में पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। आप बताएंगे, अभी उन्हें वैसे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? और जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर्स पे आपके आने वाले एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। कोई भी मंत्रालय देकर के पूछेंगे कौन सा मंत्री है इनका, या कोई भी नाम देके पूछ लेंगे कौन सा मंत्रालय है इनके पास। तो ये नाम जरूर याद होने चाहिए। इनका ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है आपकी मदद के लिए, वो एक बार वीडियो देख लोगे तो सारे नाम इजीली आपको याद रहेंगे। बाकी झारखंड के हमने कहा हेमंत सोरेन बन गए फिर से, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, आंध्र प्रदेश के चंद्र बाबू नायडू और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू बने। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफेरो फॉरेक्स कार्ड को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने स्टूडेंट सेफेरो फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि एक प्रीमियम फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है, जिसे विशेष रूप से उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं। ये कार्ड वीजा के द्वारा संचालित है। तो ये कार्ड छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता को विदेश में शिक्षा से संबंधित जो भी खर्चे हैं, जैसे कि प्रवेश शुल्क हो गया, पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी शुल्क हो गए, यात्रा में जो भी खर्चा होगा, भोजन पानी में, या जो भी दैनिक खर्चे होंगे उनका प्रबंधन करने के लिए विशेष लाभ और सुविधा प्रदान करेगा। ये आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। आपको याद हो तो आईसीआईसीआई बैंक ये भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया है जिनकी मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक हो गई है। ये प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा निर्माण पोर्टल। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने अभी जिन स्टूडेंट्स ने यूपीएससी का प्री एग्जाम पास कर लिया है उनकी सहायता करने के लिए ये निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया है। तो इस निर्माण पोर्टल के तहत एसटी, एससी, महिलाएं या थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स को उनकी एनुअल फैमिली अगर इनकम 8 लाख रुपए से कम होती है तो उन्हें सिविल सर्विस के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर उन्होंने प्री एग्जाम को क्लियर कर लिया है। तो ये ध्यान रखना। इसके लिए कौन सा पोर्टल है? निर्माण पोर्टल है। आपको याद होगा स्टेम, जो साइंस,
टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स होती है, उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। बता सकते हो उस पोर्टल का नाम क्या है? उसका नाम है स्वाति पोर्टल। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इस्माइल कादरे का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक कवि थे। तो अल्बानिया देश के नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, कवि थे इस्माइल कादरे, और अभी 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जो पहला उपन्यास था वो 1963 में आया था, जिसका नाम था जर्नल ऑफ द डेड आर्मी। और अभी 2023 में उन्हें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट रहे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। वैसे आपको बता दूं, उन्हें वैसे तो कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन एक 2005 में मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी उन्होंने जीता था। इस्माइल कादरे, हाल ही में निधन हो गया इनका। तो ये था आज की आपके करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, वीडियो को आप लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। तो चलो फिर अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दें, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डिक शूफ बने। फिर आपसे पूछा, बिना ड्राइवर की ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन बन गई, कौन सी? मजेंटा लाइन। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया 3 जुलाई को। फिर पूछा, अभी जुलाई 2024 में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ? तो आंसर होगा भारत और मंगोलिया के बीच में। फिर पूछा, प्रोजेक्ट नेक्सस का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो आंसर होगा लाओस नहीं है वैसे तो, लेकिन है कौन कौन से ये याद रखना। एक तो भारत है और आसियान के 4 देश, कौन कौन से? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। फिर पूछा, एयर इंडिया के द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में। और अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? पहले स्थान पे। फिर पूछा, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। फिर पूछा, स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? मार्च 2025। और आखिरी प्रश्न पूछा, अभी किसे नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया? एक तो पवन कुमार और टीवी रविचंद्रन को। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा जो गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।